मेंडल को अपने लाइफ टाइम में पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाया था, ना ही उन्हें अपने साइंटिस्ट का दर्जा भी मिल पाया था। उसके पीछे का रीज़न था कि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट जिस जर्नल में पब्लिश होता है वो जर्मन लैंग्वेज में होता है, जिसके वजह से ज़्यादातर साइंटिस्ट को तो पता ही नहीं चल पाया कि एक्सपेरिमेंट पब्लिश हुआ भी है या हुआ भी है कि नहीं। साथ ही साथ मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट में मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया था वो बायोलॉजिस्ट से डाइजेस्ट नहीं हो पाया कि बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट में कोई मैथ्स का एक यूज़ कैसे कर रहा है। ये सारा रीज़न था जो मेंडल अपनी तरफ, अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ साइंटिस्ट को अट्रैक्ट नहीं कर पाए। उस टाइम का एक हॉट टॉपिक ये भी था कि डार्विन की बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़ 1859 में पब्लिश हुई थी, जिसने इवोल्यूशन के पूरे हिस्ट्री को पूरा ओपन करके रख दिया था। डार्विन ने इवोल्यूशन के पूरे राज को खोल के रख दिया था कि किस तरीके से ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़ हुआ है। स्पीशीज़ यानी एक स्पीशीज़ दूसरे स्पीशीज़ से कैसे इंटरलिंक्ड भी है। तो डार्विन जो थे वो अपने टाइम फ्रेम के काफ़ी महान साइंटिस्ट में भी गिने जाते थे। इस वजह से शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है कि मेंडल को उतना ज़्यादा अटेंशन नहीं मिल पाया, उतना ज़्यादा क्या मिला ही नहीं उन्हें। इन सब के बाद 1884 में मेंडल की डेथ किडनी डिजीज से हो जाती है और मेंडल को ये पता भी नहीं चल पाता कि उन्होंने खुद क्या खोज निकाला था अपने लाइफ टाइम में, ना ही उन्हें कोई क्रेडिट भी मिलता है। अब बात यहाँ पे ये होता है कि जब मेंडल की डेथ 1884 में हो चुकी है और ना ही उन्हें अपने लाइफ टाइम में कोई अटेंशन मिला, ना ही कोई उन्हें साइंटिस्ट का दर्जा मिल पाया, तो फिर आज फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल कैसे हैं? तो इसका जवाब 1900 में पता चलता है कि मेंडल की डेथ के 16 ईयर्स बाद मेंडल की रीडिस्कवरी होती है, यानी कि मेंडलिज्म की रीडिस्कवरी होती है बाय 3 साइंटिस्ट, ह्यूगो डी वेरीज फ्रॉम हॉलैंड, कार्ल कॉरेंस फ्रॉम जर्मनी, शर्मार्क फ्रॉम ऑस्ट्रिया। इन तीनों साइंटिस्ट ने एक ही टाइम फ्रेम में अलग अलग जगहों पे ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और उन्हें भी मेंडल जैसा ही एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट मिला। ह्यूगो डी वेरीज के बारे में एक और पॉइंट कि ह्यूगो डी वेरीज जो थे वो फादर ऑफ म्यूटेशन भी थे, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात यहाँ पे ये होता है कि इस टॉपिक से कहाँ क्या क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आप स्टेट्स लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फॉर श्योर अगर उससे पूछना होगा तो 2 मार्क्स में ये पूछ सकता है कि स्केच मेंडल के एक्सपेरिमेंट को बताइए इस तरीके से। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली नीट, तो यहाँ पे से काफ़ी भर के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से ये बनता है, गार्डन पी प्लांट। मेंडल का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल आपसे पूछ सकता है कि मेंडल का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था, तो गार्डन पी प्लांट था और इसका साइंटिफिक नेम ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पाइसम सटाइवम। ये दोनों ही ऑप्शन आपसे पूछा जा सकता है और इवन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर। अगर आप उलट के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम में। नेक्स्ट जो आता है वो होता है मेंडल का एक्सपेरिमेंटल ड्यूरेशन 1856 टू 1863। मेंडल का जो एक्सपेरिमेंटल ड्यूरेशन था वो 1856 टू 63 था। 7 सालों तक मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था। और ये जो दोनों पॉइंट है वो एनसीईआरटी 12th क्लास एनसीईआरटी में मेंशन है, तो अपने आप ही ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है और प्रीवियस ईयर में पूछा है तो और ही इम्पॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि मेंडल ने कितने लॉज को प्रोपगेट किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 3 लॉज को मेंडल ने प्रोपगेट किया था। कौन कौन थे? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल ने इन तीनों लॉज को ये प्रोपगेट किया था और ये तीनों क्वेश्चन ही पूछे जा चुके हैं और इम्पॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट जो आपसे पूछ सकता है वो मेंडल के एक्सपेरिमेंट का टाइटल का नाम, एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है और आई थिंक ये एक बार किसी स्टेट्स लेवल के एग्जाम में पूछा जा चुका है नीट के पहले। तो यहाँ से तो आप देख सकते हैं सीधा 4 जो क्वेश्चन है वो आराम से बनता है यहाँ से। सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है वो इधर से बनता है। ये भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मेंडल ने कितने कैरेक्टर और कितने ट्रेट को अपने एक्सपेरिमेंट में लिया था, तो मेंडल ने 7 कैरेक्टर और 14 ट्रेट्स को अपने एक्सपेरिमेंट में शामिल किया था। तो यहाँ से ये भी एक एमसीक्यू बनता है। नेक्स्ट आता है
कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, यहाँ से तो अलग अलग तरीके से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सबसे पहले ये पूछेगा आपसे कि मेंडल ने सीट कलर पे कितने कैरेक्टर को लिया था, सीट पे मेंडल ने सीट पे अपने कितने कैरेक्टर को लिया था। तो एक तो सीट कलर लिया था उन्होंने और एक सीट शेप लिया था। नेक्स्ट आपसे फ्लावर पे पूछ सकता है, तो फ्लावर का पोजीशन, फ्लावर का कलर। फिर नेक्स्ट पोर्ट पे पूछ सकता है आपसे कि पोर्ट पे उन्होंने कितने कैरेक्टर को लिया था, पोर्ट का कलर, पोर्ट का शेप। ये इस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है। साथ ही साथ अगर उसे पूछना होगा इस तरीके से, पूछा जा चुका भी है, इवन पूछा हुआ है तो इम्पोर्टेंट अपने आप बन जाता है कि कलर बेस्ड कितना कैरेक्टर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में शामिल किया था। तो वो जो था वो 3 था, एक तो सीट का कलर, फिर फ्लावर का कलर और फिर पोर्ट का कलर, कलर बेस्ड। और आपसे ऑप्शन में भी तरह तरह के ऑप्शन बना के पूछ सकता है। तो यहाँ से ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ही है। नेक्स्ट आपसे ये पूछ सकता है कि मेंडल की रीडिस्कवरी कब होती है। तो मेंडल की रीडिस्कवरी 1900 में होती है और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये पूछा हुआ भी पेपर है, मतलब क्वेश्चन ये पूछा हुआ भी है। और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें आपसे ये पूछेगा कि मेंडल की जो रीडिस्कवरी है वो किन साइंटिस्टों ने की थी। तो ऑप्शन ये था ह्यूगो डी वेरीज, कार्ल कॉरेंस एंड शर्मार्क। और इनकी कंट्री का भी नाम याद रखिएगा, कई बार ये भी पूछा जा चुका है, या पूछ भी सकता है। तो ये सारा जो था, ये सारा एमसीक्यू आप देखें तो कम से कम नहीं भी तो 4 से 5 एमसीक्यू यहाँ से तरह तरह से बना के पूछ सकता है। और पूछेगा भी तो यहाँ से ज़्यादा, बस ये इतना ही पूछेगा, उससे ज़्यादा ये नहीं भी क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।